नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन में। आज जेटेड जो हमारा क्लास चल रहा था इंडियन पॉलिटी का, आज क्लास नंबर तीसरा है। ठीक है, और जो कि देखिएगा सिलेबस भी आ चुका है आपका जेटेड का, उसमें सामान्य अध्ययन में आप देखे होंगे जेटेड पॉलिटी में पढ़ना है बहुत कुछ, जो कि आज उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लाए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे आज? आज हम लोग पढ़ेंगे प्रस्तावना। ठीक है, चलिए, अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर यह पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। आज का पहला सवाल आपके सामने है कि हम भारत के लोग जो है शब्दों का प्रयोग संविधान में कहाँ किया गया है? हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ इंडिया, किसमें किया गया है? राज्य के नीति निषेध तत्वों में, मौलिक अधिकारों में, नागरिकता में, या संविधान की प्रस्तावना। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं आज का? आज का हमारा टॉपिक ही है प्रस्तावना। तो ये जो हम भारत के लोग जो है, ये संविधान की प्रस्तावना में इस प्रयोग किया गया है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। बिल्कुल जल्दी जल्दी करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही मजेदार क्लास होने वाला है आज का। ठीक है, दूसरा सवाल है कि भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? बताइए, भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका में, मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में, या मूल कर्तव्य में? तो ये जो होता है ना, ये किस में होता है? प्रियम्बल में, यानी उद्देशिका में। किस पर प्रतिबिंबित होता है? तो प्रियम्बल में होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भाषा को किस देश से लिया गया है? सवाल अच्छा है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है कि भाषा को किस देश से लिया गया है? बताइए, तो किस देश से लिया गया है? ये प्रस्तावना का जो है ना, ये आपका ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। क्या लिया है? कहाँ से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से यह लिया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या विचार कीजिए? कि भारत में लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है। क्या सही है? आप लोग बताइएगा। ठीक है, और भारत एक संप्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज है, भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो क्या कौन सा सही है? एक, दो, तीन, चार, या सभी? बताइए। तो आप लोग बता दें कि भारत में जो है लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है, बिल्कुल सही है। इसी तरह भारत जो है एक प्रभुत्व संपन्न राज्य है, भारत में लोकतांत्रिक समाज भी है, और भारत एक कल्याणकारी राज्य, यानी कि ऑप्शन जो है ये चारों सही हो जाएगा हमारा, यानी कि एक, दो, तीन और चार ये सही है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे की व्याख्या की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है, उनकी आगे व्याख्या की गई है। क्या व्याख्या किया गया है? तो व्याख्या किया गया है मूल अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में। किसमें किया गया? मूल अधिकार में, राज्य के नीति निदेशक तत्व एवं मूल कर्तव्यों में, या अब आगे की व्याख्या किया गया है। ठीक है, चलिए। निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? बताइए, किसने कहा था ये? निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट कहा था? तो किसने कहा था? एक कहा था आपका अर्नेस्ट बेकर महोदय जो थे ये क्या कहे थे कि जो सब प्रस्तावना है वो संविधान का कुंजी नोट है। किसने कहा था? अर्नेस्ट बेकर ने। ठीक है, चलिए। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद किसने कहा था और क्यों कहा था? ठीक है, किसने कहा था? ये कहा था आपका, बता दे, ये जो है ना, आप ग्रेनविल ऑस्टिन जो थे, इन्होंने क्या कहा था? भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था, ग्रेनविल ऑस्टिन ने। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है? किस भाग को? प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, मौलिक कर्तव्य को, या डीपीएसपी को? बताइए। तो ये जो है ना, वो आपका प्रस्तावना को प्रदान की गई है। किसको किया गया? आत्मा की संज्ञा प्रस्तावना को, याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए। सभी व्यक्ति पूर्णतः
और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत कहलाता है, क्या कहलाता है? सभी व्यक्ति पूर्णतः और समान रूप से मानव है, यह सिद्धांत क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? ये कहलाता है, पता है क्या कहलाएगा? ये सार्वभौमिकता कहलाता है। क्या कहलाता है? सार्वभौमिकता। ठीक है, चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार है? भारतीय गणतंत्र की जो प्रकृति है वो किस प्रकार की है? तो ये जो है ना, वो आपका भारतीय गणतंत्र की जो प्रकृति है वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र व गणराज्य है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये आप देखिएगा प्रस्तावना में चीज लिखा हुआ है। तो क्या है? गणतंत्र की प्रकृति जो है ये आपका संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो कौन सा नहीं है बताइए? तो ये जो है ना, वो लोक कल्याण जो है ये नहीं है। कौन सा संविधान, भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। बाकी समाजवादी पंथ निरपेक्ष प्रभुत्व संपन्न जो है ये चीज है कहाँ पे? प्रस्तावना में, लेकिन को लोक कल्याण नहीं है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? बताइए, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? पता है आपको? ये जो है ना, इसका सही अर्थ होता है धर्मनिरपेक्ष का, सभी धर्मों को सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। क्या बोला, क्या मतलब इसका निकलता है? कि सभी धर्म समान है और उन्हें सरकार का समान समर्थन प्राप्त है। ठीक है, चलिए। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द पंथ निरपेक्ष का अर्थ है। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त पंथ निरपेक्ष का अर्थ है, क्या अर्थ है पंथ निरपेक्ष का? तो पंथ निरपेक्ष का अर्थ है कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता है। पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? कि सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, सभी को अपना अपना धर्म मानने के अधिकार है, अपना अपना कोई मान सकता है। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है? किसमें घोषणा किया गया है? तो ये किया गया आपका भारतीय संविधान के प्रस्तावना में। किसमें किया गया? संविधान के प्रस्तावना में जो है वो भारत एक पंथ निरपेक्ष राज्य है ये कहा गया है। ठीक है, चलिए। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है क्या कहलाता है? प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है वो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका लोकतंत्र। क्या कहलाता है? लोकतंत्र, लोगों का शासन, जनता का शासन। ठीक है, जिसमें सभी नागरिकों को क्या है? वोट देने का अधिकार है। बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष संबंधित है? बेरुबाड़ी मामला किस वर्ष से संबंधित है? तो बेरुबाड़ी मामला जो है ना, ये पता है कब हुआ था? ये हुआ था वर्ष 1960 में। इस सब में डिटेल व्याख्या करेंगे। अभी बस आप समझिए और देखिए कैसा सवाल रहता है, उसके बाद पता चल जाएगा। उसके बाद हम आराम से थ्योरी क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। ठीक है, कब बेरुबाड़ी मामला कब हुआ था? बेरुबाड़ी मामला ये वर्ष 1960 में। अगला सवाल देखिए। सवाल है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष व समाजवादी शब्द जोड़े गए, कब जोड़े गए थे? ये जो शब्द थे ना वो कब जोड़े गए थे? तो जो पंथ निरपेक्ष समाजवादी जो है ना, वो पता है कब जोड़े गए थे? ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन द्वारा। कब किया गया था? 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1976 में। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान के उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता। किसमें उद्देशिका में सम्मिलित नहीं है? कौन सा? तो आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में कहीं पढ़े थे क्या?
ये नहीं है। ठीक है, बाकी सब विचार स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति का है, विश्वास का है, लेकिन आर्थिक का नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा है? क्या नहीं लिखा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में? तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो लिखा है, समाजवादी भी लिखा है, लोकतांत्रिक भी लिखा है, लेकिन राष्ट्रनिरपेक्ष ये शब्द नहीं लिखा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। के एम मुंशी का संबंध किससे है? के एम मुंशी जो थे, इनका संबंध किससे है? तो ये इनका संबंध है जो ना संविधान की जो प्रारूप समिति थी उसके सदस्य थे। ठीक है, कौन? के एम मुंशी। अब तक भारत के संविधान को उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? बताइए। अब तक भारत के संविधान के उद्देशिका में कितने बार संशोधन किया गया? तो एक 1976 में हुआ था एक बार, जो 42वां संविधान संशोधन जो किया गया था, उसमें 15 में समाजवाद जोड़ा गया था ना, तो एक बार सिर्फ हुआ है, याद रखिएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? भारत के संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था की गई है? कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था किया गया है? 3 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के? 3 प्रकार थे, सामाजिक और राजनीतिक। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था कब? अभी तो यहाँ वर्ड में तो अभी बताया, जस्ट आपको बताया था ना, कौन सा भारतीय संविधान के उद्देशिका में संशोधन किया गया था, कब किया गया था? तो 42वें संशोधन के द्वारा यह किया गया था। कब होता? 1976 में। भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? भारत के संविधान के उद्देश्यों में सम्मिलित आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? आर्थिक न्याय का, तो आर्थिक न्याय का जो उपबंध किया गया है, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के में यह किया गया। अगला सवाल देखिए। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? तो कौन करता है प्रतिबिंबित? तो ये जो है ना, वो करता है आपका संविधान की प्रस्तावना। कौन करता है? संविधान की प्रस्तावना जो है यह उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा? तो बताइए, ये जो है ना, कौन कहा था जन्म कुंडली? तो ये के एम मुंशी। किसने कहा? प्रारूप समिति जो सदस्य थे कौन थे? के एम मुंशी थे। इन्होंने क्या कहा था? जन्म कुंडली कहा था। भारतीय संविधान में निहित सामाजिक समता का क्या अर्थ है? जो भारतीय संविधान में जो निहित है सामाजिक समता का क्या अर्थ है? तो सामाजिक समता का जो अर्थ है ना, वो आपका है कि समाज के किसी भी वर्ग के लिए विशेषाधिकार की अनुपस्थिति, किसी भी वर्ग के लिए क्या होता है? विशेषाधिकार की अनुपस्थिति होता है। ठीक है, यही है आपका समता का अर्थ। ठीक है, चलिए जी, जितना प्रेमवल से सवाल बना था, सवाल आप समाप्त हो गए हैं। और किन्हीं को ये पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ कहाँ मिल जाएगा? टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। अगर चैनल पर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि कंटेंट लगातार मिलते जाएंगे और बहुत अच्छे तरह के मिलते जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद सभी को। एक बार फिर से झारखंडी जोहार।